कि आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले मांगे मिले ना भीख। जो इंसान धैर्यवान है, जिस इंसान के पास धैर्य है, वो इंसान कभी भी अपने जीवन के अंदर दुखी नहीं हो सकता। जो दुख का मूल कारण यही है कि इंसान के पास थ्यावस नहीं है। मारवाड़ी में थ्यावस बोलते हैं, तो वो थ्यावस होना बहुत जरूरी है। लोग जल्दी जल्दी पाने के चक्कर के अंदर, जल्दी जल्दी पाने की लालसा के अंदर धीरे धीरे सब कुछ खो देते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, हमेशा इंसान को झुका हुआ रहना चाहिए। कहते हैं कि भरा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है। इसलिए आप लोगों को भी ऐसा समझना है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता और आप लोगों को उन सामने वाले से आप लोगों को सीखना ही चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ की इतिहास नंबर क्लास नंबर हमारी 14 रहेगी। और हमारी मेवाड़ की क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है? दो। चलते हैं, करते हैं श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश का स्तुति करके, उनका स्मरण करके क्लास की चलते हैं। और फर्स्ट क्लास आप लोगों की मेवाड़ के इतिहास की हमने कल कर ली थी। लगा लीजिए श्री गणेशाय नमः, लगा लीजिए श्री गणेशाय नमः। और करते हैं हमारी आज मेवाड़ की दूसरी क्लास है और क्लास नंबर हमारी रहने वाली है 14। सबसे पहले 5 मिनट फटाफट रिवीजन, 5 मिनट फटाफट रिवीजन। जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में, कल की क्लास ध्यान से सुनना, सिर्फ आप लोगों को सुनना है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के इतिहास की स्टार्ट या प्रारंभ कौन था, कहाँ से मेवाड़ के इतिहास की प्रारंभ हुई थी। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भगवान श्री राम के जो पुत्र हुए थे उनको क्या लाहौर का सिंहासन मिला था। लाहौर के सिंहासन के बाद इन्हीं की पीढ़ी के अंदर एक कनक सेनी नाम के राजा हुए थे। कनक सेनी नाम के राजा हुए थे, कनक सेनी नाम के राजा हुए थे। इनकी एक पत्नी थी वल्लभी। उनकी याद के अंदर या वल्लभी के नाम पर उन्होंने क्या बसाया था? एक वल्लभी नगर बसाया था। लेकिन इनका क्या है, मलेच्कों से क्या होता था, नोकझोंक होती रहती थी और इनसे आक्रमण होता रहता था। निरंतर क्या है, उनसे युद्ध होते रहे। एक दिन क्या हुए, युद्ध के अंदर क्या हो गए, जो कनक सेनी है, कनक सेनी की मलेच्कों को क्या है, खदेड़ने में क्या हो गए थे, सफल हो गए। बाद में इस कनक सेनी की 8वीं पीढ़ी के अंदर क्या हुए थे, शिलादित्य नाम के राजा हुआ था। कौन सा? शिलादित्य नाम का राजा हुआ था। इनके टाइम पर भी क्या हुआ, मलेच्क सबसे ज्यादा आक्रमण कर रहे थे। उनके आक्रमणों के कारण आक्रमण के कारण इन्होंने क्या किया था, जो मलेच्क थे, अब की बार इन्होंने क्या किया था, जो इनकी राजधानी थी वल्लभी, वल्लभी को इन्होंने क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। जो शिलादित्य थे, इनके आगे जाके क्या हुए थे, पुत्र प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो एक पत्नी थी उसका क्या नाम था, पुष्पावती बताया था। ये कहाँ गई थी? जगदम्बा माता के दर्शन करने गई थी, पुत्र रत्न की प्राप्ति करने के लिए। जब ये वापस आती है तो इनको पता चलता है कि क्या जो वल्लभी है वो तो क्या हो गए, तहस नहस कर दिया मलेच्कों ने। और जो राजा थे क्या, शिलादित्य थे, वो भी क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये भी सती होना चाहती थी, लेकिन इनके गर्भ में क्या है, पुत्र पल रहा था, इसलिए ये सती नहीं हुई है। इनके जो पुत्र हुआ था वो कहाँ पर ठहर गए थे, ये एक गुफा के अंदर ठहर गए थे। और वहां के लोग गुफा को क्या कहते थे, गुहा। और यहाँ पर इनको एक पुत्र की प्राप्त होती है, इसलिए लोगों ने क्या कह दिया, इनको गुहा के नाम से जाने लगे। यही आगे जाके एक्सटेंड हो गया, क्या था, गुहिल हो गया। ये आगे जाके क्या हो गए थे, गुहिल हो गए थे। फिर जो रानी पुष्पावती थी, इन्होंने वहां के एक पास के अंदर का एक गांव पड़ता था, वीरसेन नाम का गांव था। और वीरसेन नाम से वहां से एक ब्राह्मणी आती है, ब्राह्मणी का नाम था कमलावती। ब्राह्मणी का नाम था कमलावती। और कमलावती ने क्या किया था, इसी पुत्र का क्या लालन पालन किया। जब ये बड़ा हो गया तो इस पुत्र को मंडलिक, जो गुजरात के मंडलिक थे, उनको वहां से क्या कर दिया था, इनको सौंप दिया था कि अब आप इसका लालन पालन आप करिए। उसके बाद ये जो भील थे, मंडलिक था, वो भील एक सरदार था और इसने क्या, इसका लालन पालन किया। धीरे धीरे ये बड़ा होता गया तो फिर मंडलिक ने क्या किया, सबको, अपने पुत्रों को भी क्या कर दिए थे, एक राज्य लौट कर दिया। लेकिन गुहिल के हाथ में क्या आया था, एक जंगल का प्रदेश आया था। गुहिल के हाथ में क्या आया था, एक जंगल का प्रदेश आया था। ये जंगल पर राज करने लगे। अपनी थोड़ी सी धीरे धीरे इन्होंने क्या बनाई, थोड़ी थोड़ी करके एक सेना बनाई। फिर उन्होंने क्या किया था, सीधा नागदा पर आक्रमण किया था, सीधा नागदा पर आक्रमण कर दिया। जिस तरफ इन्होंने नागदा पर आक्रमण किया था, उस समय जो नागदा पर शासन करने वाला था वो कौन थे, भील। वो कौन थे, भील। और उस भील का नाम मैंने आपको बताया था, खेरवा भील। ये यहाँ पर क्या करता था, राजा। और यहाँ पर इसको हटाकर क्या 566 ईस्वी के अंदर क्या है, गुहिलादित्य ने यहाँ पर क्या है, गुहिल वंश की नींव रखी थी। उसके बाद मैंने आप
लोगों को कई कई जो हमारे इतिहासकार थे उनके मतभेद बताए थे। जैसे अबुल फजल ने कहा कि ईरान के नौसार खां की संतान कर्नल जेम्स टोड ने कहा ये विदेशी है। जो श्यामलदास और मेवाड़ शिलालेख उसमें ये गुजरात के वल्लभी और शिलादित्य, गुजरात के वल्लभी के राजा शिलादित्य और पुष्पावती की संतान बताई। डॉक्टर जीएस ओझा और सूर्यमल मिश्र ने सूर्यवंशी बताई। मोहन नैन्सी ने इनकी 24 शाखाओं का उल्लेख किया था और गुजर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का इनका उल्लेख किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने नागरवंशी ब्राह्मण बताए थे। प्राचीन नाम में जो हमारा चित्तौड़ था उसको किस नाम से जाना जाता है? मेघपाट या प्रागवाट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेहर जाति का अधिकार था और ये हमेशा मलेच्कों से लड़ते रहते थे। मलेच्कों से जीत प्राप्त करने के कारण इसको मेदपाट के नाम से जाना जाता था। इतनी बारी बात मैंने बताई थी। जनपद युग में सिर्फ जनपति के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी जो वर्तमान में चित्तौड़ है। इनकी कुल देवी बाण माता थी और इनका मुख्य मंदिर केलवाड़ा राजसमंद में बना हुआ है। इनकी इष्ट देवी बीरवड़ी माता थी। कुल देवी बाण माता, इष्ट देवी बीरवड़ी माता। इनके देवता एक लिंक जी महादेव थे जो नागदा उदयपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और जो रियासत के अंदर जो सामंत होते थे उन्हें क्या कहते थे? उमराव। इनका जो राज चिन्ह था वो क्या था? इनका राज चिन्ह था वो बाला था, हिंदुआ सूरज था, ध्वजा उगता हुआ सूरज व धनुष बाण लिखे हुए थे। इन्होंने क्या तांबे के सिक्के चलाए थे जो विकृत आकृति में मुड़े हुए थे, इसलिए इन सिक्कों को गदिया सिक्के के नाम से भी जाना जाता था। और ये सिक्के हमें आगरा से मिले थे। और इनकी एक पंक्ति थी कि गुहिल वंश की एक पंक्ति थी कि जो दृढ़ रखे धर्म को ताही रखे करतार। और गुहिल वंश का जो आदि पुरुष है वो कौन थे? गुहिलादित्य। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब गुहिलादित्य के बाद आते इनके पुत्रों के बारे में हम पढ़ते। लगा लीजिए नेक्स्ट राजा, जो राजा नंबर हमारा 2 रहने वाला। पहला हमने गुहिलादित्य पढ़ लिया था, अब लगा लीजिए राजा नंबर 2। इसका क्या नाम है? राजा भोज। क्या नाम है? राजा भोज। ये दूसरा राजा है, इसका ध्यान रखना। वो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला नहीं है, ये राजा भोज। क्या 2 नंबर के हमारे राजा रहने वाले राजा भोज। इन्होंने अपने पिता के नक्श कदम पर अपने आप ज्यादा जारी रखा और इन्होंने क्या किया? ये भी मलेच्कों से संघर्ष करते रहे। इन्होंने भी क्या किए थे? तांबे के सिक्के चलाए थे। इन्होंने भी तांबे के सिक्के चलाए थे। और जो राजा भोज है इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो आबू के शिलालेख से मिलती है। इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? आबू के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। राजा भोज के बाद इनके पुत्र होते हैं, लिख लीजिए। राजा भोज के बाद जो 3 नंबर पे आते हैं वो है महेंद्र प्रथम। महेंद्र प्रथम। महेंद्र प्रथम को ही लोग क्या बोलते हैं? नागादित्य। क्या बोलते हैं? जो 3 नंबर के हमारे राजा है वो क्या है? महेंद्र प्रथम या नागादित्य। इन्हीं ने, नागादित्य ने सबसे अच्छा काम क्या किया था? यही वो इंसान है जिसने क्या की थी? नागदा शहर की स्थापना। नागदा शहर की स्थापना किसने की थी? नागादित्य ने। इसीलिए नागादित्य ने उस शहर की स्थापना अपने नाम से की थी, नागादित्य। ये क्या है? भीलों के समक्ष वही है कि विद्रोह, क्या भीलों ने क्या कर दिया था? विद्रोह। और भीलों के विद्रोह का दमन करते हुए क्या हो गए थे? वीर गति का प्राप्त हो गए थे। तो विद्रोह का दमन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्राप्त हो गए थे। और इनकी बहुत सी भूमि पर भीलों ने कब्जा कर लिया। भीलों ने कब्जा कर लिया। महेंद्र जो महेंद्र प्रथम है या नागादित्य है, इनके बाद इनके पुत्र आते हैं, वो आते हैं शिलादित्य सेकंड। वो कौन आते हैं? शिलादित्य सेकंड। लगा लीजिए नंबर 4। शिलादित्य। आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि गुहिल वंश के अंदर गुहिलादित्य के बाद आप लोगों को सीधा सीधा कहां पर लेके जाते हैं? सीधा बप्पा रावल के पास लेके जाते हैं। जबकि बप्पा रावल से पहले भी तो जो और राजा थे, योद्धा थे, इनका भी तो हमें जीवन काल पता होना चाहिए। अगर मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ेंगे कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मैं गारंटी लेता हूं आपको फिर से कहीं पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो शिलादित्य का सबसे पहले काम था क्या? जो इनके पिता महेंद्र प्रथम या नागादित्य क्या है, जो भीलों के समक्ष जो लड़ते हुए मारे गए थे और जिन भूमि पर क्या भीलों ने अधिकार कर लिया था, पहले तो क्या किया था? उस भूमि को छुड़वाया था। तो इसलिए जो भीलों ने जिस भूमि पर
अधिकार किया था उसको क्या है, उसको वापिस अपने अधिकार में ले लिया, वापिस क्या किया था उन्होंने, अपने अधिकार के अंदर ले लिया। अब सबसे अच्छा काम, ध्यान से देखना, अब जो मैं बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये शायद ही आप लोगों को कोई बताएगा। इनके काल के अंदर क्या आता है, एक चीनी यात्री आता है, इन्हीं के काल में एक चीनी यात्री आता है, इन्हीं के काल में एक चीनी यात्री आता है। उस चीनी यात्री का नाम, जब मैंने आप लोगों को गुजर प्रतिहार पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को सैकड़ों बार उस इंसान का नाम बताया था, उसका नाम था व्यानसांग। व्यानसांग चीनी यात्री शिलादित्य के टाइम में आता है, सन 641 ईस्वी के अंदर। ये कहां पर आता है, नागदा के अंदर आता है। इसकी एक पुस्तक है सी यू की, ध्यान से देखना अब जो बातें बता, सी यू की इसकी पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर इसने जो चित्तौड़गढ़ को जो एक नाम उसके बारे में लिखिए इसने। जैसे मैंने आप लोगों को जब गुजर प्रतिहार पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था, तो इस सीयूकी के अंदर जो चित्तौड़ का नाम मिलता है वो क्या मिलता है, चित्तौड़गढ़ का नाम मिलता है इसके अंदर, ची की ओटो, ये किसका नाम मिलता है, चित्तौड़गढ़ का नाम मिलता है। अब इसके कोष्टक में लिख लीजिए, अगर आप लोगों को याद है तो इसने गुजरों को क्या कहा था, जो गुजर प्रतिहार उस टाइम पे पढ़ा था हमने, तो इसने गुजरों को क्या कहा था, याद आ रहा है कि कुलेचो, कुलेचो। और गुजरों की जो राजधानी थी भीनमाल, भीनमाल को क्या कहा था, पोलीमोली, पोली पिलो, सॉरी पोली पिलो, ये क्या कहा था इसने अपनी भाषा के अंदर कहा था। अब इसकी जो पुस्तक है इसके अंदर ये क्या लिखता है उसके बारे में ध्यान से सुना, और यही पुस्तक हमें क्या करती है, इतिहास के अंदर इन्हीं बातों से क्या करवाती है, अवगत करवाती है। ये अपनी पुस्तक सियूकी के अंदर लिखता है, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की बात है। ये अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है उस समय कि चित्तौड़ पर किसी तक्ष वंश, क्या लिखता है, तक्ष वंश के राजाओं का शासन है। लेकिन ध्यान से सुना, लेकिन नीचे लिखा रहा हूं लेकिन वाला काम, लेकिन मेवाड़ के एक हिस्से पर, मेवाड़ के एक हिस्से पर किसका शासन है, शिलादित्य का, किसका है, शिलादित्य का। ये कौन लिखता है, व्यानसांग लिखता है अपने पुस्तक जो सियूकी है उसके अंदर। इसने चित्तौड़ को चिकीटो कहा था, गुजरों को कुलेचो कहा था, और गुजरों की राजधानी भीनमाल को पोलीमोली कहा था, पिलो पोलीमोली या पिलो पोली पोली ऐसा कुछ उसने कहा था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हमें और इनके बारे में कहां से जानकारी मिलती है। इनके टाइम का एक शिलालेख है, इनके टाइम का सबसे पुराना शिलालेख यही है, तो लगा लीजिए यहाँ पर हैश लगा के लिख लीजिए कि गुहिल वंश का सबसे पुराना शिलालेख यही है। कौन सा है, सामोली का शिलालेख। कौन सा है, सामोली का शिलालेख, सामोली गांव का शिलालेख। सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है, सामोली गांव का शिलालेख। मेवाड़ का या गुहिल का हम बोल सकते हैं, यह है 646 ईस्वी का, यह है 646 ईस्वी का सबसे पुराना शिलालेख। ये हमें मिला कब था, 1893 में। ये हमें कब मिला था, 1893 में। इसके पीछे की कहानी बताता हूं कि हमें कब मिला था, कौन ने, किसने इसकी खुदाई करी थी, उसके बारे में ध्यान से सुनना। तो छोटी सी कहानी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वह क्या था, यहां पर लिख लेता हूं मैं। हुआ क्या था कि एक हकमा नाम का एक ग्रासिया
इंसान था, हकमा नाम था। ये कौन सा था? गरासिया जनजाति का। ये क्या करवा था? अपना एक मकान बनाया था। इस मकान बनाने के लिए इसने क्या खुदवाई थी? नींव खुदवाई थी। उस नीम जब ये खुदवा रहा था तब कौन सा शिलालेख मिलता है? ये शिलालेख मिलता है। अब इस पे कुछ ना कुछ अंकित किया हुआ था, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। इसको लगा कि जब ये निकला तो इसको लगा कि इसके अंदर क्या है, कोई खजाने के बारे में जानकारी है। खजाने के बारे में जानकारी किसको लगा? कि इस हकमा गरासियों को लगा। तो क्या करता है, ये शिलालेख को अपने सर पे लेता है, पोटली बांधता है। पोटली क्या ही बांधेगा, शिलालेख भारी होते हैं, मतलब कहने की बात है। ये अपनी गाड़ी के अंदर लेता है, ऊंट गाड़ी के अंदर लेता है और पूरे राजस्थान के अंदर क्या करता है, ये भ्रमण करता है। इस शिलालेख को लेके सभी जगह जाता है, सभी विद्वानों से पूछता है कि इसको मेरे को पढ़ के बता दो, इसके अंदर क्या लिखा है। लेकिन ये जो लिखा हुआ था ये किसी के बस की बात नहीं थी, किसी के पढ़ने नहीं आया। ये धीरे धीरे पहुंचा। ये कहाँ पहुंच गया था? बूंदी पहुंच गया था। धीरे धीरे कहाँ पहुंचा था? मेवाड़ से बूंदी आ गया था। जब बूंदी में जब इसने किसी एक इंसान से मिला, उसने कहा कि इसको मैं तो नहीं, लेकिन मेरा भाई है। तो उस भाई का क्या नाम है? उस भाई का नाम था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उसका नाम है गौरी शंकर ओझा। ये इसको जरूर पढ़ देगा, लेकिन वो कहाँ है? लेकिन ये वर्तमान में कहाँ गया हुआ है? उदयपुर गया है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसने कहा इंतजार की क्या बात है, मैं उदयपुर ही चला जाता हूँ। जब ये उदयपुर गया और गौरी शंकर हीराचंद ओझा से मिला तो इसने इस शिलालेख दिखाया। और शिलालेख दिखा के बाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो वो जो हकमा जो व्यक्ति था, ये क्या होता है? बहुत दुखी होता है। क्या होता है? बहुत दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि खोदा पहाड़ निकली चूहा। कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। ये चूहिया भी क्या थी? मरी हुई। चूहिया भी क्या थी? मरी हुई। क्योंकि इसके अंदर ऐसा खजाने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसके अंदर क्या शिलादित्य के बारे में लिखा हुआ था, उसके बारे में आपको थोड़ी सी आगे जानकारी बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ है कि 2-3 साल बाद क्या है, जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जब क्या है इतिहास लिख रहे थे, उस टाइम पे क्या है वे वापिस इस अकमा के पास गए और ये पत्थर जो शिलालेख था इससे खरीदा कुछ चंद रुपए देके कि अब भाई तेरे तो कोई काम का नहीं आएगा, लेकिन तू इसको क्या दे दे, मेरे को दे दे, ताकि मैं इतिहास लिखने के अंदर मेरे को थोड़ी सी मदद मिल जाए। यहाँ से इन्होंने क्या किया था, ये खरीदा, अपना इतिहास लिखा। और इसके बाद ये जो शिलादित्य है, ये जो शिलादित्य का जो अभिलेख था, इसको इन्होंने कहा अजमेर ले गए। इन्होंने कहा ले गए थे? इसको अजमेर ले गए। और अजमेर के अंदर ये आज भी राजपुताना म्यूजियम के अंदर पड़ा है। राजपुताना म्यूजियम के अंदर वर्तमान के अंदर ये वहीं पे पड़ा है, जिसके अंदर शिलादित्य सेकंड के बारे में हमें ये सारी की सारी जानकारी मिलती है। अब उस शिलालेख के अंदर क्या लिखा हुआ उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये जो जानकारी मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा क्या क्या लिखा है। इसके बारे में ध्यान से सुनना। आप लोगों ने इतना गहरा इतिहास कभी नहीं पढ़ा होगा। देखो इस शिलालेख के बारे में जानकारी, शिलालेख के बारे में इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वन बाय वन लिखना। इसके अंदर पहली लाइन के अंदर फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? शिलादित्य के शिला वीरता के बारे में लिखा है। वीरता के बारे में लिखा। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि शिलादित्य ने क्या करवाया था, एक बार एक यज्ञ का आयोजन करवाया। ध्यान से सुनना अब जो बता रहा हूं, एक यज्ञ का आयोजन करवाया था। और ये यज्ञ वर्तमान के अंदर कहां पर है और उस टाइम पे कहां पर था और क्या उस यज्ञ को बोलते थे? उन्होंने इस यज्ञ को वटनगर, कौन सा? वटनगर में करवाया था, जो वर्तमान का क्या है, बसंत नगर। जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में बसंत नगर। और ये कहां पर है? सिरोही में। ये कहां पर है?
सिरोही के अंदर इन्होंने क्या करवाया था, एक यज्ञ करवाया था जो वर्तमान बसंत नगर सिरोही के अंदर है। और इस यज्ञ के अंदर इसने बड़े बड़े देश विदेश से क्या बड़े बड़े महाजनों को बुलाया था। क्या करवाया था, बड़े बड़े महाजनों को इसने क्या किया था, आमंत्रित किया था। आमंत्रित किया किन को, महाजनों और सामंतों को, और सामंतों को क्या किया था इसने, आमंत्रित किया था। और इस शिलालेख के अंदर ये जो महाजन आए थे, इस महाजन को क्या दिया था, जो महाजनों का जो मुखिया था, महाजनों का मुखिया किनका, महाजनों का, उसका नाम था जयंतक, उसका नाम था जयंतक। शिलादित्य ने इस जयंतक को आदेश दिया था, इसी टाइम पे, जिस टाइम पे यज्ञ हो रहा था उसी टाइम पे आदेश दिया कि एक खदान का निर्माण करो, खदान का निर्माण करवाओ। और ये जयंतक को इस जो शिलालेख है इसके अंदर इस जयंतक को एक उपाधि मिली है। वो कौन सी, महत्तर की उपाधि। वो कौन सी है, महत्तरी की उपाधि। और महत्तरी आगे जाके अपभ्रंश हो गए, और अपभ्रंश होते होते महत्तरी क्या हो गए थे, मेहता हो गए थे। महत्तरी क्या हो गए थे, मेहता हो गए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आता है ना मेहता साहब, तो ये महत्तरी क्या हो जाते हैं, मेहता हो जाते हैं। चलते हैं कहानी में आगे की ओर। उन्होंने कहा था कि एक खदान का निर्माण करवाओ, तो ऐसा माना जाता है, इस खदान के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये वही खदान है जो आगे जाके क्या, राणा लाखा के टाइम पे, राणा लाखा के समय में जो जावर की खान थी, जो जावर की खान थी, इस समय हुआ क्या था कि बप्पा रावल के बाद बीच के अंदर क्या है, मेवाड़ थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो खदान थी इसका जो निर्माण कार्य था, ये जो खदान खोजना क्या कर दिया था, थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया था। फिर राणा लाखे के टाइम पे क्या हुआ था, इस खदान का कार्यक्रम वापिस स्टार्ट हुआ था। तो ये थी जानकारी किसके बारे में, शिलादित्य सेकंड के बारे में हमें, कि उन्होंने क्या क्या कार्य करवाया था और इस खदान का क्या नाम था। और इनके जीवन काल के अंदर कौन आया था, व्यांसांग आया था, जिसने चित्तौड़ को चिकीटू कहा है, जिसने गुजरों को क्या कहा था, कुलेचो कहा था, और गुजरों की राजधानी भीनमाल को क्या था, पिलो मोली की इसने उपाधि दी थी। अब चलते हैं, लगा लीजिए 5 नंबर के हमारे जो राजा है वो लगा लीजिए, राजा अपराजित, राजा राजा अपराजित। ये भी कहां पर हुए थे, मेवाड़ के अंदर हुए थे। इनके बारे में भी जानते हैं कि इनके काल में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो ये राजा हुए थे, तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इसके बारे में कहां से जानकारी मिलती है, तो इन्हीं का एक अभिलेख है, इन्हीं का एक अभिलेख है जो विष्णु मंदिर का अभिलेख है। कौन सा, विष्णु विष्णु मंदिर का अभिलेख, विष्णु मंदिर का अभिलेख। ये अभिलेख कब का है, 661 ईस्वी का, 661 ईस्वी का, जिसके अंदर अपराजित के बारे में जानकारी मिलती है। जो विष्णु मंदिर ये कहा है, नागदा में, ये कहा है नागदा के कुकड़ेश्वर में, नागदा के कुंडेश्वर नामक स्थान पर कहां पर है ये। और वर्तमान में उदयपुर के, वर्तमान में कहां पर है ये, वर्तमान में ये उदयपुर के विक्टोरिया विक्टोरिया हॉल जो म्यूजियम बना हुआ है उसके अंदर क्या है, इसको रखवाया गया है। इसके बाद चलते हैं, इस शिलालेख से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। इन शिलालेख से मिलती है हमें, इनका एक क्या था, सेनापति था। इनके सेनापति के बारे में जानकारी मिलती है, लिख लीजिए इनके सेनापति के बारे में। इनके सेनापति, उस सेनापति का नाम इसके अंदर वराह सिंह बताया है। और इसे जो वरा सिंह है, इसे महाराज वरा सिंह, महाराज वरा सिंह, ये कहती इसको उपाधि प्राप्त थी। महाराज वरा सिंह की कहती इसको उपाधि प्राप्त थी। और ये उपाधि भी किसके अंदर हमें इस शिलालेख के अंदर मिलती है, जो भगवान विष्णु का शिलालेख है, कुंडेश्वर गांव नागदा के अंदर मिलती है। इसके अंदर हमें और जानकारी मिलती है कि इनकी एक वाइफ थी, मतलब इनकी शादी हो रखी थी, जाहिर सी बात है। इनकी वाइफ थी यशोमती या अरुंधति। क्या थी, वसुमती,
वसुमती या अरुण दंती के बारे में हमें इनकी अरुंधति रॉय नहीं है, ये अरुंधति उसी टाइम पे थी। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसने क्या करवाया था, एक मंदिर और एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। और इनके द्वारा जो बावड़ी और मंदिर बनाई गई है, अगर आप लोग आज के टाइम में अगर देखना चाहते हो तो उदयपुर चले जाना। पूरा एड्रेस मैं आप लोगों को बता देता हूं। उदयपुर चले जाना, उदयपुर, और उदयपुर के बड़गांव चले जाना। बड़गांव चले जाना, वहां पर क्या इन्होंने एक मंदिर बनवाया था भगवान विष्णु का। ये मंदिर किसका था? भगवान विष्णु का मंदिर था। और इस मंदिर को इन्होंने पंचायतन शैली में बनाया था। पंचायतन शैली के अंदर बनाया था। और ये मंदिर आज भी बड़गांव के अंदर, और ये बावड़ी और मंदिर दोनों स्थित है। पंचायतन शैली क्या होती है? एक बीच के अंदर क्या होता है? मुख्य मंदिर होता है, और उनके चारों तरफ क्या होते हैं? 4 मंदिर होते हैं अलग अलग देवी देवताओं के। उस टाइम पे उनके जो मंदिर थे, ये भगवान गणेश जी का था, एक मंदिर इनका सूर्य भगवान का था, गणेश जी का सूर्य भगवान, एक मंदिर इनके देवी का था, और एक मंदिर भगवान शिव का था। और बीच में कौन सा था? विष्णु मंदिर। ये है हमारी जो पंचायतन शैली है कि एक मंदिर होते थे, उनके चारों तरफ भी क्या होते थे? छोटे बड़े मंदिर होते थे। इस मंदिर का जो मूल नाम इस शिलालेख के अंदर हमें मिलता है, उसके बारे में लिख लीजिए। इस मंदिर का मूल नाम जो इस शिलालेख में मिलता है वो मधुकेट बहरूपी मिलता है। मधुकेट भैरीपू। मधुकेटप 2 राक्षस हुए थे उस टाइम पे, भगवान श्री राम के टाइम पे, या सतयुग की बात करें तो उस टाइम पे हो सकता है इसी से रिलेटेड क्या नाम लिख दिया है इन्होंने, मधुकेट के नाम से लिख दिया है। इस मंदिर के अंदर एक प्रशस्ति भी लगी हुई है। इस मंदिर में एक प्रशस्ति लगी हुई है। इस मंदिर में एक प्रशस्ति लगी हुई है। इसके अंदर हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है कि इस मंदिर का निर्माण अपराजित ने करवाया था। और इस मंदिर के जो लेखक है उसका नाम मिलता है हमें दामोदर। इस मंदिर के लेखक का नाम मिलता है हमें दामोदर। और ये दामोदर ने लिखी थी, और इस दामोदर ने अपराजित के बारे में लिखी थी। अगर अपराजित के बारे में अगर थोड़ा सा हमें इतिहास में और जानकारी मिलती है तो ये हमें 12वीं सदी में लिखी हुई एक पुस्तक से मिलती है। लिख लीजिए। और जानकारी मिलती है हमें एक 12वीं सदी में, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने अपने पूर्वजों के बारे में लिखना स्टार्ट किया था। तो 12वीं सदी के अंदर एक भुवनदेव नाम के कवि हुए थे। भुवनदेव नाम के एक कवि हुए थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था या एक काव्य लिखा था। उस काव्य का नाम लिख लीजिए। इन्होंने एक काव्य लिखा था, उसका नाम अपराजित पृच्छा। क्या नाम था? अपराजित पृच्छा। इसके अंदर हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? अपराजित के बारे में। और इसके अंदर हमें और जानकारी मिलती है वो आप लोगों के गृह प्रवेश के लिए भी और आप लोगों के जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी जानकारी। इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है वास्तुशास्त्र की। क्या? वास्तुशास्त्र और शिल्प कला की जानकारी मिलती है। और हमें शिल्प कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमें अगर मकान का जो नक्शा, आजकल अगर आप मकान बनाते हो तो उसके अंदर ये बहुत सारी चीजें देखते होंगे कि भाई किचन की साइड कौन सी होनी चाहिए, आमने सामने 3 दरवाजे एक साइड नहीं खुलने चाहिए, खिड़की का वेंटिलेशन के साइड में होना चाहिए, जो हमारी जो धन की रखने की जगह है वो कौन सी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर लिखी हुई है? इस पुस्तक के अंदर लिखी है, अपराजित पृच्छा के अंदर, जिसका जो निर्माण करवाया था वो भुवन देव ने लिखी थी और 12वीं सदी के अंदर लिखी थी। इसी के बारे में हमें अपराजित के बारे में और जानकारी मिलती है। धीरे धीरे आगे वक्त बढ़ता गया,
साल आती है सन 713 ईस्वी, और 713 ईस्वी के अंदर क्या हो जाते हैं, हमें अरबों के आक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं। और यहीं से क्या हुआ है, एक शत्रु ने आक्रमण किया, उस शत्रु का नाम तो नहीं है लेकिन एक शत्रु ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण के अंदर क्या हो जाते हैं, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके वीर गति के प्राप्त होते ही जो दूसरा राजा बनता है वो इनका पुत्र बनता है। और लगा लीजिए 6 नंबर का हमारा राजा, 6 नंबर के जो राजा थे वो कौन है, महेंद्र द्वितीय। कौन है, महेंद्र द्वितीय, लगा लीजिए। इनके बाद जो राजा गद्दी पे बैठते हैं वो कौन बैठते हैं, महेंद्र द्वितीय। बस इनके बारे में इतना ही लिख लीजिए कि इनके एक पुत्र हुआ था जो पराक्रमी पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम लिख लीजिए। इनके एक पुत्र हुआ था और उस पुत्र का नाम लिख लीजिए बप्पा रावल, लिख लीजिए बप्पा रावल। आज तक आप लोगों ने सिर्फ यहीं से इतिहास पढ़ना शुरू किया था। ये बीच के अंदर जो हमारे योद्धा हुए थे इनके बारे में आप लोगों को जो जानकारी नहीं प्राप्त थी, आज इनको बारे में जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो गई है। सोचिए बप्पा रावल के बारे में तो मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ। बप्पा रावल, तो कल हम पढ़ेंगे हमारे जो अगले जो 7 नंबर के जो हमारे कंटेस्टेंट है वो कौन से हैं, बप्पा रावल। इनके बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में, उन्होंने क्या किया था, लगभग लगभग पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व का भी इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। कैसे, क्या कहानी है इनके पीछे, और इनकी वीरता की कहानी क्या है, इनकी बलिदान की कहानी क्या है, वो जानेंगे हम कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आज की क्लास में जो जानकारी थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने देखिए उनको इन सभी योद्धाओं के बारे में जानकारी थी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।